कर शुरू की। 1873 में पावना जिले के यूसुफशाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई। संघ ने किसानों को संगठित किया। संघ द्वारा आयोजित सभाओं में हजारों किसान शामिल होते और गांव-गांव जुलूस निकालकर वहां के किसानों से भी संघ में शामिल होने का अपील करते। कुछ दिनों बाद संघ ने लगान हड़ताल की और इसके तहत रैयतों ने बढ़ा हुआ लगान चुकाने से इनकार कर दिया। संघ ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए और मुकदमे लड़ने के लिए रैयतों ने दिल खोलकर संघ को चंदे दिए। धीरे धीरे यह संघर्ष पावना के अन्य भागों में भी धीरे धीरे यह संघर्ष पावना के अन्य भागों और पूर्व बंगाल के दूसरे जिलों में भी फैल गया। हर जगह किसान संघ बने, लगान देना बंद कर दिया गया और जमींदारों को अदालतों में खींचा गया। लेकिन किसानों की यह लड़ाई मुख्यतः कानूनी मोर्चे पर ही सीमित थी। इतने बड़े पैमाने पर चले आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातें नाम मात्र को ही हुई। किसान तभी हिंसा का सहारा लेते जब जमींदार जबरन उनसे अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। जमींदारों को घरों को लूटने और पुलिस स्टेशनों पर हमलों को सिर्फ कुछ ही वारदातें हुई। कभी-कभी अदालतों के फैसलों को लागू करने के मामले में भी जब रोड़े अटकाए गए तो किसानों ने लाठी का सहारा लिया, लेकिन ऐसे मामले इक्का दुक्का ही हुए। आंदोलन के दौरान शायद ही कोई जमींदार या उनका करिंदा मारा गया या गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल तब तक किसान अपने कानूनी अधिकारों के प्रति काफी जागरूक हो गए थे और कानूनी लड़ाई लड़ना सीख गए थे। एकजुट होकर अपने संगठन बनाकर शांतिपूर्वक संघर्ष कर अपने अधिकारों की बहाली का तरीका उन्हें मालूम हो गया। ठीक है। हालांकि कृषक अशांति के दौर करीब 1885 तक चला, लेकिन ढेर सारे विवाद पहले ही सुलझा लिए गए थे। इनमें से कई मामले सरकारी दबाव और बीच बचाव से हल कराए गए और कई मामलों में तो जमींदारों ने डर के मारे खुद ही समझौते कर लिए। इन जमींदारों को किसानों की संगठित शक्ति से डर लगने लगा और उन्हें आशंका थी कि मुकदमों के चक्कर में फंसकर उनका नुकसान ही होगा। इस तरह बहुत से किसानों को जमीन पर कब्जे का अधिकार वापस मिला। जिन मामलों में हिंसात्मक वारदातें हुई, यहाँ सरकार ने जमींदारों का पक्ष लिया और किसानों की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर की गई। लेकिन वहाँ आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। यहाँ सिर्फ कानूनी मोर्चे पर ही किसानों की लड़ाई लड़ी। वहाँ सरकार ने तटस्थ रूप अपनाया। जमींदारों ने किसानों के दमन के जो तरीके अपना रखे थे, उनमें से कुछ के खिलाफ कानून बनाने का वचन भी सरकार ने दिया। यह अलग बात है कि सरकार ने बिल्कुल आधे मन से अपना वचन निभाया और 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर एक तरह से बस खाना पूरी की गई। दरअसल इस आंदोलन के प्रति जमींदारों और उपनिवेशीवादी साम्राज्य के समझौते का रुख इसलिए अपनाया कि यह आंदोलन महज किसानों की तत्कालिक समस्याओं और शिकायतों को दूर करने और तत्कालीन कानूनों के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों को अपनी असली जामा पहनाने की मांग तक ही सीमित था। न तो यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ था, न ही किसी भी स्तर पर यह आंदोलन उपनिवेशीवाद विरोधी राजनीति से जुड़ा था। किसान संघों ने अपनी सभी गतिविधियां आमतौर पर कानूनी दायरे में सीमित रखी। जमींदारों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सिर्फ वैधानिक साधनों का सहारा लिया और अंग्रेजों के विरोध में कोई मांग नहीं उठाई। बल्कि आंदोलन के नेताओं ने अक्सर यह स्पष्ट भी किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हैं और न सिर्फ जमींदारों के खिलाफ है। इन नेताओं ने यह नारा भी दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। हम न तो उनके किसी ऑफिसर्स के नीचे आना चाहते हैं, न हम किसी जमींदार के नीचे आना चाहते हैं। इसी कारण सरकार की ओर से यह आंदोलन को दबाने की कोशिश सिर्फ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत ही सीमित रही और सरकार ने सशस्त्र दमन का सहारा नहीं लिया, जैसा कि उसने संथाल और मुंडा विद्रोहियों के मामले में किया था।
ठीक है। इस आंदोलन में भी बंगाल के हिंदू और मुस्लिम किसानों ने पूरी एकजुटता के साथ संघर्ष किया। हालांकि रैयतों में ज्यादातर किसान मुसलमान थे और दूसरी तरफ ज्यादातर जमींदार हिंदू थे। खास बात यह रही कि किसानों को धर्म के आधार पर एकजुट करने की कोई कोशिश भी नहीं की गई। एक बार भी कोई युवा बुद्धिजीवियों ने आंदोलन का समर्थन किया। इस बार भी कई युवा बुद्धिजीवियों ने, जो इंटेलिजेंसिया थी, जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। इनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त भी शामिल थे। बाद में जब 1880 के दशक में शुरू में बंगाल काश्तकारी विधेयक पर बहस चल रही थी, तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने एसोसिएशन के माध्यम से काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। रैयत संघों के गठन में मदद की और लगान विधेयक के समर्थन के काश्तकारों की बड़ी सभाएं आयोजित की। इंडियन एसोसिएशन और कुछ राष्ट्रवादी अखबारों ने इस बात पर जोर दिया कि लगान का निर्धारण अस्थायी रूप से कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार को आगाह किया कि प्रस्तावित विधेयक से चूंकि उन लोगों को भी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा जो खुद जमीन नहीं जोतते, इसलिए इस व्यवस्था के कारण जोतेदार के रूप में बिचौलियों का एक नया वर्ग तैयार हो जाएगा जो जमींदारों की तरह ही शोषण और अत्याचारी साबित हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने मांग की थी कि जमीन पर मालिकाना हक उन लोगों को ही दिया जाना चाहिए जो वस्तुतः उसे जोतते हैं। तो पावना विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि 1875 का दक्कन उपद्रव, ठीक है, दक्कन रिवॉल्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। तो महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। यहाँ रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत लगान की वसूली सीधे किसान से की जाती थी और उसकी जमीन का मालिक माना जाता था। अन्य रैयतवाड़ी इलाकों की तरह यहाँ के किसान भी महाजनों के शिकंजे में थे, क्योंकि उन्हें कर्ज लिए बिना वे लगान चुका पाने की स्थिति में ही नहीं थे। ज्यादातर महाजन बाहर से आए गुजराती और मारवाड़ी थे जो तरह तरह से किसानों का शोषण करते थे। किसानों और महाजनों के बीच तनाव का यह अस्थायी कारण था। इसी बीच 1870 के दशक के शुरू में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास की निर्यात में बढ़ोतरी हुई, जिससे कपास की कीमतें भी काफी बढ़ गई। 1864 में यह युद्ध खत्म हो गया और नतीजे के तौर पर कपास के निर्यात में भी काफी मंदी आई और कीमतें एकाएक नीचे गिरी। कपास की कीमतों में गिरावट का किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसी दौरान 1867 में सरकार ने लगान की दर में करीब 50% की वृद्धि कर दी। दूसरी तरफ लगातार खराब फसलों से रही सही कसर भी पूरी कर दी। जाहिर है कि इन स्थितियों में भू राजस्व चुकाने के लिए फटेहाल किसानों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वे महाजनों की शरण में जाए। महाजनों ने इस मौके का खूब फायदा उठाया और कर्ज के बदले में किसानों की जमीन और घर रेहन रखाव लिए। कमर तोड़ ब्याज की वसूली से किसान और भी टूटते गए। महाजनों के खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ता गया और स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। तभी दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के करडाहा गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने भीतर ही भीतर सुबुगा रहे गुस्से को एकदम से भड़का दिया। इस गांव में कालू राम नाम के महाजन ने एक कर्जदार किसान के खिलाफ अदालत से डिग्री ले ली और इसके तहत उसे किसान के घर पर कब्जा मिलना था। गांव वालों ने कालू राम को समझाया कि वह कब्जा न ले, लेकिन वह न माना। तब गांव वालों ने बाहरी महाजनों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया ताकि अपनी मांगों के लिए वे महाजनों पर शांतिपूर्ण ढंग से दबाव डाल सके। किसानों ने महाजनों और सूदखोरों व्यापारियों की दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दिया। उनके खेतों की जुताई करने में भी किसानों ने इनकार कर दिया।
बुलोटीदारों जो कि गांव के प्रजा थे, जैसे नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, मोची आदि पर भी पाबंदी लगाई गई कि वे महाजनों के यहाँ काम नहीं करेंगे। इस तरह उनके यहाँ घरेलू नौकरों के काम करने पर भी रोक लगा दी गई। जब इस बहिष्कार के कारण महाजनों ने गांव छोड़कर जाना चाहा तो उनकी गाड़ियां खींचने या उनके सवारी उपलब्ध कराने पर भी कोई तैयार नहीं हुआ। महाजनों के बहिष्कार में जो किसान या बुलेटीदार शामिल न होते उन्हें भी बिरादरी से बाहर कर दिया जाता। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदाबाद, सोलापुर और सतारा जिलों के गांव में तेजी से इस सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिलों के गांव में तेजी से फैला। लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि यह तरीका प्रभावी नहीं साबित हो रहा था। 12 मई 1875 को भीमथरी तालुका के सुपा इलाके में बाजार का दिन था और आसपास के किसान वहां जमा हुए और उन्होंने महाजनों के घरों और दुकानों पर हमला बोल दिया। किसानों को बेवकूफ बनाकर यहां जबरन लिखा लिए गए पुरनोट, इकरारनामे और कर्जों के मामले में अदालतों की डिग्रियां और दूसरे सभी दस्तावेज लूटकर किसानों ने खुलेआम जला दिया। देखते ही देखते यह आग पूना और अहमदनगर जिलों में दूसरे गांवों में भी फैल गई। लेकिन इन उपद्रव में हिंसा बहुत कम हुई। महाजनों के अत्याचार के मुख्य हथियार पुरनोट और अन्य दस्तावेज नष्ट कर देने के बाद मारपीट की कोई जरूरत नहीं समझी गई। केवल सुपा के महाजनों की दुकानों और घर लूटे गए, आग लगाई गई। लेकिन बाकी स्थानों पर किसानों के यह दंगे महज उनकी नई एकता और ताकत का प्रदर्शन भर था। सरकार ने फौरन कार्रवाई की और आंदोलन को दबा दिया। यह आंदोलन 3 हफ्ते तक बहुत जोर पकड़े रहा, लेकिन इसके बाद ठंडा पड़ गया। लगभग 2 माह तक छिटपुट वारदातें होती रही। पाबना विद्रोह के समान दक्कन उपद्रव में भी सरकार कोई खास परेशान नहीं हुई क्योंकि किसानों के उद्देश्य बहुत सीमित थे और इनसे उपनिवेशीवाद विरोधी चेतना जागृत नहीं हो सकी थी। उपनिवेशीवाद सत्ता ने इसका फायदा उठाया। इससे दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के माध्यम से किसानों के महाजनों के खिलाफ कुछ संरक्षण प्रदान किए। महाराष्ट्र के तत्कालीन राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों ने एक बार फिर किसानों के हितों के लिए आवाज उठाई। इससे पहले 1873-77 में न्यायमूर्ति रनाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने भू राजस्व समझौता अधिनियम 1867 के खिलाफ पूना और बंबई में जबरदस्त आंदोलन चलाया था, जिसे किसानों ने पूरा समर्थन दिया। किसान इससे बहुत प्रभावित हुए और लगान देना बंद कर दिया। इस आंदोलन ने किसानों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। यही जुझारू शक्ति 1875 में विरोध का लहर बनकर सामने आई। पूना सार्वजनिक सभा और कई राष्ट्रवादी अखबारों ने दक्कन कृषक राह विधेयक का पुरजोर समर्थन किया था। देश के अन्य हिस्से में भी किसान कसमसाने लगे। मालाबार में मोपीला विद्रोह हुआ। महाराष्ट्र में 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने 50 किसानों को संगठित किया और लूटपाट करने लगे। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किया बाबा राम सिंह ने। 1872 में 49 विद्रोहियों को मार डाला गया और इस आंदोलन को कुचल दिया गया। असम के मैदानी इलाकों में 1893-94 के दौरान किसानों ने लगान की ऊंची दरों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। निरंकुश सत्ता ने बेइंतहा जुल्म ढाकर इस आंदोलन को भी कुचल दिया। किसानों के इन आंदोलनों, प्रदर्शनों, उपद्रव का यहाँ विस्तृत ब्यौरा देना संभव नहीं। समूचे आंदोलन का मूल्यांकन ही संभव है। 1858 के बाद किसान आंदोलनों में थोड़ा बदलाव आया। इस समय तक अंग्रेजी हुकूमत ने राजाओं, रियासतदारों और भूस्वामियों को परास्त कर दिया था। अतः कृषक आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बने किसानों ने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना शुरू किया। इनकी ज्यादातर मांगे आर्थिक थी और तत्कालिक दुश्मन थे बगानों,
बागानों के विदेशी मालिक, देसी जमींदार और महाजन। उनके संघर्ष का उद्देश्य बहुत ही सीमित था और कहीं कहीं तो महज उत्पीड़न के खिलाफ बदले की कार्रवाई तक सिमट गया था। आंदोलन राजनीतिक ताकत नहीं बन सका, उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई गई, इस उस ढांचे को बदलने की भी आवाज नहीं उठाई गई जो इन किसानों के शोषण का मूल हथियार था। इसके अलावा इस आंदोलन का दायरा भी सीमित था। यह आंदोलन क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह गए क्योंकि समय संपर्क की सुविधाएं नहीं थी। संघर्ष में न तो निरंतरता थी न दीर्घकालीन संगठन। जब किसी आंदोलन के खास उद्देश्य पूरे हो जाते तो वह समाप्त हो जाता था और इसके साथ ही संगठन और एकता भी खत्म हो जाती थी। बतौर उदाहरण, नील आंदोलन, पाबना कृषक संघ और दक्कन का सामाजिक बहिष्कार आंदोलन इस तरह खत्म हुए कि उनके बाद संघर्ष को आगे ले जाने के लिए कोई संगठन नहीं था। इस आंदोलन ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिहाद नहीं छेड़ा, कभी उसके लिए खतरा नहीं बने। 1858 के बाद का किसान आंदोलन वास्तव में किसानों के सामाजिक उत्पीड़न के प्रति उनके आक्रोश का प्रस्फुटन मात्र था। किसानों ने तभी विद्रोह किया जब उन्हें लगा कि उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर प्रहार हो रहा है और वे अधिक दिनों तक यथास्थिति को बरकरार नहीं रख सकते। ये किसान बदलाव के लिए नहीं वरन यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए लड़ते रहे। मसलन उन्होंने कभी जमीन के मालिकाना हक या जमींदारी के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ी। इनका संघर्ष बेदखली और ज्यादा लगान के खिलाफ ही था। सूदखोरी के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन हुआ महाजन की 420 के खिलाफ। जब किसानों को लगा कि महाजन कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़पने लगे हैं, किसानों ने लगान वसूलने के अधिकार को कभी चुनौती नहीं दी। उन्हें बुरा लगा तब जब लगान ज्यादा बढ़ गया। उसे अपने विदेशी बागान मालिक से कोई परहेज न था। उसे गुस्सा तब आया जब बागान मालिक ने उसी फसल की कीमत घटा दी और खेत में कौन सी फसल बोए यह तय करने की आज़ादी भी छीन ली, जैसा कि नील आंदोलन के मामले में हुआ। कानून के प्रति किसान काफी जागरूक हो चुके थे। जब भी कानून को तोड़ मरोड़ कर उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया, उन्होंने अपने बचाव के लिए जमकर संघर्ष किया, अदालती लड़ाई लड़ी। उन्हें विश्वास हो गया था कि कानून के रक्षक आला अफसर उनके साथ न्याय जरूर करेंगे। जब किसानों ने आंदोलन किया, यह विश्वास के साथ ही कि सरकार उनके प्रति न्याय करेगी। वैसे इन आंदोलनों में भी भारत के किसानों ने अध्यस्त साहस और बलिदान का परिचय दिया। उनमें गजब की संगठन क्षमता थी, ऐसी ताकत जिसने जाति धर्म के सारे बंधन तोड़ दिए। किसानों ने उपनिवेशवादी सरकार के कुछ रियासतें भी हासिल की। सरकार इन किसानों के समझौते के लिए भी इच्छुक थी, हालांकि वह उतनी ही छूट देना चाह रही थी जितना कि एक उपनिवेशिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में संभव था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1858 के बाद किसान के आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया 1858 के पहले के किसान आंदोलन के प्रति बढ़ते गए रवैये से गुणात्मक रूप से भिन्न था। 1857 के विद्रोह और आदिवासियों के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बेइंतहा जुल्म ढाए, लेकिन 1858 के बाद किसान आंदोलन के प्रति उसका रवैया समझौतावादी और नरम रहा। इसका कारण यह था कि 1858 के पहले के आंदोलन ने सत्ता को सीधे चुनौती दी थी, जबकि 1858 के बाद इस आंदोलनों ने सत्ता को कभी चुनौती नहीं दी। 19वीं सदी के किसान आंदोलन को सबसे बड़ी कमी यह थी कि किसान उपनिवेशवादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को जानते समझते नहीं थे। उनके पास पुरानी मान्यताओं और परंपराओं के दायरे
19वीं सदी के किसान आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि किसान उपनिवेशवादी और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को जानते समझते नहीं थे। उनके पास न तो कोई विचारधारा थी, न कोई ठोस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम। किसान चाहे जितना जुझारू रहे हो, उनका संघर्ष समाज की पुरानी मान्यताओं और परंपराओं के दायरे में ही सिमट कर रह गया। किसी नए समाज की परिकल्पना नहीं नहीं थी। एक ऐसी परिकल्पना जो देश के तमाम नागरिकों को एक सामूहिक लक्ष्य के लिए संघर्ष करने को एकताबद्ध करती, एक दीर्घकालीन राजनीतिक आंदोलन को जन्म देती। कई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व जिसके पास एक नए समाज के निर्माण की रूपरेखा हो, वही देश के तमाम जनता और किसानों को इकट्ठा कर सकता था और राष्ट्रव्यापी राजनीति संघर्ष कर सकता था। इस तरह का कोई नेतृत्व भी नहीं था। इस प्रकार किसी ऐसे आंदोलन को जिसके पास न कोई विचारधारा हो, न कार्यक्रम हो, न नेतृत्व हो और न संघर्ष की रणनीति, कोई भी सत्ता फुसला सकती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी यही किया। रियायतें देकर किसानों को बहला दिया और जहां जरूरत पड़ी वहां दमन का सहारा लिया। लेकिन किसान आंदोलन की यह कमजोरी आंदोलन के चरित्र पर कलंक नहीं थे। वास्तव में यह किसानों की नासमझी का फल था। वे उपनिवेशवाद के शिकंजे को समझ नहीं सकते थे। उस समय एक ऐसे बौद्धिक वर्ग की जरूरत थी जो उसमें राजनीतिक समझ पैदा करता, परंतु उस समय यह वर्ग था ही नहीं, उभर जरूर रहा था। 20वीं सदी में इन तमाम कमियों पर काबू पा लिया गया और किसानों का प्रतिरोध साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध में समाहित हो गया। किसान इस साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन में शरीक हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के किसानों में अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ किसानों ने अपने वर्गीय हितों के लिए लड़ाई भी शुरू की और आज के किसान संगठनों को जन्म दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि किसान आंदोलन कैसा हुआ देश में। इसके बाद हम कल देखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन कैसे होता है और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कौन है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कांग्रेस का जो डिवीजन होता है, जो बंटवारा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी देंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी। ठीक है, आज के लिए अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पहले टॉपिक कर लेते हैं, फिर नोट्स सेंड करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो अधूरा रह गया है उसको हम लोग लास्ट में हम बात करेंगे एसओएल से, टेक्निकल टीम से, और फिर से क्लास शेड्यूल करवाने का कोशिश करेंगे और जो टॉपिक अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे। अभी से हम लोग कंटिन्यूअसली क्लास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में मुझे छुट्टी लेना ना पड़े, सब चीज़ ठीक रहे। वैसे भी अभी कंडीशन बहुत ख़राब चल रहा है, तो बीमार अगर मैं नहीं पड़ा
तो मैं रेगुलर क्लास लूँगा और अभी से जितना टॉपिक है उसको मैं पूरा ख़त्म करूँगा। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए और कोरोना से बचने की ज़रूरत है। आकांक्षा कितनी यूनिट्स बची है आपको एसओएल के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, क्लासेस के हिसाब से कौन कौन सी यूनिट बची हुई है। सर इन्हें सब क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, रिजल्ट कब आएगा वो तो मैं नहीं बना रहा हूँ। रिजल्ट तो अभी नहीं आएगा, अभी तो पेपर चेक भी शुरू नहीं हुआ। कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट? हाँ रितु, आई एम स्टेइंग होम, आई एम स्टेइंग सेफ। थर्ड सेमेस्टर का तो अभी पेपर भी चेक नहीं होना शुरू हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी रिजल्ट आने वाला है 2 महीने तक। आप लोग का एग्जाम मार्च में हुआ था ना? हाँ, तो उसका पेपर अभी शुरू नहीं हुआ है चेक होना। इसका आप लोग का एग्जाम कब है, फोर्थ सेमेस्टर का? अच्छा, तो 15 में 17 19 में तक तो क्लास ही है, मेरे साथ क्लास है आप लोगों का। तो 19 में के तो बाद ही एग्जाम होगा। हाँ, ऑनलाइन ही होगा एग्जाम। ऐसी स्थिति में ऑफलाइन कैसे हो सकता है? हाँ, कांक्षा नोट्स सेंड कर देंगे। इंग्लिश में तो मेरे पास है, हिंदी में मुश्किल होगा मिलना। इंग्लिश में सेंड कर दूं, चलेगा? ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।